हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, अभी हाल ही में लद्दाख में पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ और उस एग्ज़ाम में जो अकाउंटेंसी के एमसीक्यूज पूछे गए, आज मैं उन एमसीक्यूज को लेके आया हूं। आज हम इन पे डिस्कशन करेंगे और थोड़ा आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आने वाले समय में जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। सो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ बैलेंस शीट? इसमें से कौन सा है जो बैलेंस शीट में नहीं आता? दोस्तों, बैलेंस शीट में इनकम और एक्सपेंसेस नहीं आते। बैलेंस शीट में एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज आती हैं। तो जरा देख लेते हैं जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए, अकाउंट रिसीवेबल, वो पैसा जो हमें फ्यूचर में रिसीव होने वाला है। तो कोई भी ऐसा अमाउंट जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है वो हमारा एसेट है और वो बैलेंस शीट में आता है। दूसरा, अकाउंट्स पेएबल, वो पैसा जो हमें फ्यूचर में पे करना है, यानी हमारे ऊपर कर्ज या फिर लाइबिलिटी, वो भी बैलेंस शीट में आती है। डी पढ़ रहे हैं पहले, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिनको आप कभी भी बेच सकते हो, तो इन्वेस्टमेंट्स हमारे एसेट्स हैं, तो ये भी बैलेंस शीट में आते हैं। तो क्या नहीं आता? वो है सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू जो है ये बैलेंस शीट में नहीं आती। जैसे मैंने कहा इनकम से नहीं आती, तो सेल्स रेवेन्यू कहां आती है वो भी आपको पता होना चाहिए। वो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है और किस तरफ आती है? क्रेडिट साइड में आती है। तो ऑप्शन जो हमारा आंसर है इस केस में वो सी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज बोथ है जर्नल एंड लेजर? इसमें से कौन सी बुक है जो जर्नल एंड लेजर दोनों का रोल प्ले करती है? तो मैंने आपको बताया था कैश बुक जो है वो हमारी जर्नल और लेजर दोनों का रोल प्ले करती है, क्योंकि जब हम कैश बुक बनाते हैं तो हमें जर्नल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही हमें लेजर यानी कैश अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है। तो कैश बुक जो है वो जर्नल और लेजर दोनों का रोल प्ले करती है। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, ये कौन सा अकाउंट है? ए, नॉमिनल अकाउंट, बी, रियल अकाउंट, सी, पर्सनल अकाउंट, डी, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। दोस्तों, तीन तरह के अकाउंट मैंने आपको बताए थे। रियल अकाउंट एसेट्स की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। पर्सनल अकाउंट्स पर्सन से रिलेटेड, किसी के नाम से रिलेटेड, वो आपका एसेट या लाइबिलिटी हो सकता है नाम, उसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। नॉमिनल अकाउंट आपके इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट या गेन्स की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसके क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। तो इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, गेन सब के सब कहां रिकॉर्ड करते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। सो ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ कैपिटल नेचर? इसमें से कौन सा ऐसा एक्सपेंस है जिसकी नेचर कैपिटल है? कैपिटल एक्सपेंस कौन से होते हैं? ऐसे एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, ऐसे एक्सपेंडिचर जो नॉन रेकरिंग यानी कभी कभार होने वाले एक्सपेंडिचर हो, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कमीशन ऑन परचेज, ये रेकरिंग एक्सपेंस है। रेकरिंग मतलब ये रेगुलर बेस पे हम जो परचेज करते हैं उसके ऊपर कमीशन देते हैं, रेकरिंग एक्सपेंस है। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स भी, हम जो खर्चा करते हैं किसी चीज को रिपेयर करने का, चाहे वो मशीनरी है, प्लांट है, ये भी हमारा एक रेगुलर एक्सपेंडिचर है, रेकरिंग एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ जाएगा या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ जाएगा। रेंट ऑफ फैक्ट्री, ये भी हम रेगुलर रेंट देते हैं, हर महीने हम रेंट देते हैं, तो ये भी आपका रेकरिंग जो है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? किसी भी फिक्स एसेट को खरीदा गया, उस वक्त उस पर जो आपने खर्चा किया, चाहे वो इसकी इंस्टॉलेशन का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, या किसी भी तरह का खर्चा जो फिक्स एसेट पे किया गया एट द टाइम ऑफ परचेज, उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस केस में इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ कैपिटल नेचर? कौन सा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है? तो आंसर इज डी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन? इसमें से कौन सी है जो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में नहीं आती? तीन बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन जो मैंने बताई थी, दैट इज गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। जो बिजनेस एंटिटी है ये फंडामेंटल या बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस में नहीं आती। सो डी इज द राइट आंसर, बिजनेस एंटिटी। वेरिफिकेशन रेफर टू, वेरिफिकेशन किसको कहते हैं? ऑप्शंस आर, वेरीफाई मतलब करना कि सच जानना एक तरह से। ऑप्शंस आर, ए, एग्जामिनेशन ऑफ जर्नल एंड लेजर, जर्नल और लेजर को एग्जामिन करना, या एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर एंड रिलेटेड टू एसेट्स, उन एसेट्स के एग्जामिनेशन करना जो, उन वोचर्स के एग्जामिनेशन करना जो एसेट्स से रिलेटेड है, या सी, एग्जामिनिंग द फिजिकल एक्सचेंज एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एंड डी, कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ एसेट्स। दोस्तों, वेरिफिकेशन का मतलब होता है जो एसेट्स हैं उनको फिजिकली वेरीफाई करना और उनकी वैल्यूएशन करना, मतलब उनकी क्या इस वक्त वैल्यू है, उसी को हम वेरिफिकेशन कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, इसमें से कौन सा एरर है जो ट्रायल बैलेंस नहीं बता पाता? एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर, ऑल ऑफ द अबव। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब हो गया वो एरर जो हम अपने फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको वायलेट करके बनाते हैं। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब हो गया ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं की। कंपनसेटिंग एरर हो गया एक ऐसा एरर जिसने दूसरे एरर को छिपा दिया। ऑल ऑफ द अबव, ये सारे वो एरर्स हैं कि अगर हम जर्नल बनाते वक्त इन एरर्स को कमिट करते हैं तो इससे हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। सो इसका आंसर होना चाहिए डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड्स, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? ऑप्शंस आर एक्रूअल अकाउंटिंग यानी ड्यू बेसिस पे हम अकाउंटिंग करें, कैश अकाउंटिंग कि कैश बेसिस पे करें, कैश शिफ्ट या पेमेंट हो तब हम अपनी बुक्स बनाएं। सी बोथ कैश एंड एक्रूअल अकाउंटिंग, दोनों जब कैश में ट्रांजैक्शन हो या एक्रूअल बेसिस पे हो दोनों, या डी नन ऑफ द अबव। तो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम किस पे है, किसको फॉलो करता है? बोथ कैश एंड एक्रूअल, यानी जो हमने कैश पेमेंट या शिफ्ट की वो भी रिकॉर्ड की जाती हैं और जो ड्यू है या हमें कोई इनकम जो रिसीव नहीं हुई, ड्यू हो गई या फिर पेमेंट कोई आउटस्टैंडिंग है उसको भी रिकॉर्ड करें, उसको कहते हैं एक्रूअल अकाउंटिंग। तो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम दोनों को फॉलो करता है यानी कैश एंड एक्रूअल। सो सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट इज which of the following purpose is served from the preparation of trial balance? जो ट्रायल बैलेंस है इनमें से कौन सा पर्पस के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं? ऑप्शंस आर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, जो हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए कि मैथमेटिकली उनकी कैलकुलेशन सही है या गलत। टू असर्टेन द बैलेंस ऑफ एनी लेजर अकाउंट, किसी लेजर अकाउंट का बैलेंस देखने के लिए। टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स प्रॉम्प्टली, फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए। और डी ऑल ऑफ द अबव। ट्रायल बैलेंस जो बनाया जाता है उसका मेन मोटिव जो है वो है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना जो अपने अकाउंट्स बनाए हैं। दूसरा वो लेजर अकाउंट के बैलेंसेस भी हमें बता सकता है। तीसरा जब मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस जो बताई थी उसमें जर्नल के बाद लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस के बाद बनते हैं फाइनल अकाउंट्स। तो ये फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन में भी, फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उनकी प्रिपरेशन में भी ट्रायल बैलेंस हमारी हेल्प करता है। तो ये तीनों ही इसके आंसर हैं। सो आंसर क्या होना चाहिए? डी यानी ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इफ ए फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, अगर हम हर महीने की पहली तारीख को एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करें ऑफ ए कैलेंडर ईयर बाय पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म, देन फॉर व्हाट पीरियड द इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड, कितने पीरियड के लिए हम जो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केसेस में पार्टनरशिप में करवाया था और मैंने कहा था कि अगर हम हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करें तो आपको याद रखना है अगर हर मंथ की बिगिनिंग है तो 6.5 मंथ्स लेते हैं और इसका फॉर्मूला क्या था आप उस वीडियो में देख लो, मैंने बताया था। अगर एंड है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ है तो 5.5 मंथ्स लेते हैं और अगर मिडल है, अगर हम महीने के मिडल में करते हैं तो 6 मंथ्स लेते हैं। ये आपने याद रखना है। तो इसमें क्या था? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो 6.5 मंथ ये आपका आंसर बन जाएगा। 6.5 मंथ्स ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला मैंने पूरा आपको जब वीडियोस मैंने वो पार्टनरशिप करवाया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला जो वीडियो है वो आप देख लो, उसमें मैंने पूरा बताया कि किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो आप उसमें देख सकते हो जाके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज पेटी कैश बुक हैज ए बैलेंस ऑफ ₹500। पेटी कैश बुक में 500 रुपए का बैलेंस है, इसको हम क्या कहेंगे? दोस्तों पेटी कैश बुक क्या होती है? पेटी कैश बुक वो होती है जिसमें हम पेटी यानी स्मॉल पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। उसमें एक पेटी कैशियर होता है जिसको कुछ पैसा दे दिया जाता है, मान लो उसको 1000 रुपया दिया गया जिसमें से 400 उसने खर्च कर दिया, बाकी उसके पास कितना बचा? 600। यही हमारा क्वेश्चन भी है कि जो पेटी कैश बुक का जो बैलेंस है 500 रुपए का, हम उसको क्या बोलेंगे? क्योंकि कैश में से ये कैश कट गया और ये कैश ही बचा है तो कैश हमारा क्या है? एसेट। तो उस बैलेंस को हम क्या बोलेंगे? एसेट। तो ऑप्शन क्या थी? प्रॉफिट एंड एसेट, ए लायबिलिटी, ए लॉस। तो उसका आंसर क्या रहेगा? एन एसेट, क्योंकि वो कैश का ही बैलेंस है तो कैश इटसेल्फ इज एन एसेट, इसलिए इसका आंसर एसेट ही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, ए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ ए क्लब विल बी टेकन टू। अगर हमने कोई फर्नीचर बेचा है किसी क्लब का तो इसका प्रॉफिट हम कहां लेंगे? बेसिकली आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हो उस क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो क्लब है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं
और ये आपके सिलेबस में नहीं था। तो अगर कोई क्लब अपना फर्नीचर बेचता है, प्रॉफिट में बेचता है, तो उसको हमें शो करना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर प्रॉफिट है तो एज एन इनकम शो कर देंगे, अगर लॉस है तो एज एन एक्सपेंडिचर शो कर देंगे। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ ए क्लब, क्लब की बात हो रही है, क्लब एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं, तो इसलिए उनका होने वाला जो भी फर्नीचर पे या किसी भी एसेट पे प्रॉफिट या लॉस हो, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही शो किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शंस आर a ledger account part of cash book, a separate account, a separate statement और a subsidiary of journal। दोस्तों बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ना तो लेजर है, ना ही ये कैश बुक का कोई पार्ट है, इट इज ए सेपरेट स्टेटमेंट। जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ये एक सेपरेट स्टेटमेंट है, ये मर्जी होती है आपकी कि आप इसको बनाओ या ना बनाओ। बेसिकली कैश और हमारे पास जो बैंक का बैलेंस है उसको रिकॉन्साइल करने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इट इज ए सेपरेट स्टेटमेंट, इसका सी इसका आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर 2017-18, 2017-18 के एंड में प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 7500 अपीयर्ड ऑन द ट्रायल बैलेंस, इट विल बी शोन। दोस्तों एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, जो आपका ट्रायल बैलेंस है, ये आपका ट्रायल बैलेंस मैं आपको दिखा रहा हूं, सपोज ये आपका ट्रायल बैलेंस है, इसके अंदर कोई भी एक्सपेंस या इनकम जिसके साथ वर्ड प्रीफिक्स या सुफिक्स लगा हो, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या एक्रूड इनकम, तो प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड इनकम, ऐसी कोई भी चीज जो है अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में जाती है। तो आपको याद रखना है ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर हैं तो इनकी जगह कहां है? बैलेंस शीट में। प्रीपेड एक्सपेंस बैलेंस शीट में एज एन एसेट आ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बैलेंस शीट में एज ए लायबिलिटी अपेयर होते हैं। तो ये जितने भी हैं बैलेंस शीट में आते हैं। सो ऑप्शन क्या थी? इसने कहा कि प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है 7500 का, किसमें? ट्रायल बैलेंस के अंदर। इसको हम कहां शो करेंगे? ऑप्शंस आर ओनली इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी ओनली इन बैलेंस शीट, सी बोथ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, डी नॉट इन बोथ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो मैंने कहा कि बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए गए हैं तो ओनली इन बैलेंस शीट, लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए हों, टोटल के बाहर एडजस्टमेंट्स में, फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट दोनों में से एक और बैलेंस शीट उसमें भी जाएंगे। तो बैलेंस शीट कॉमन है, अगर बाहर दिए हो तो दो जगह आते हैं, एक बैलेंस शीट कॉमन है, दूसरी या तो ट्रेडिंग अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिपेंड करेगा कि किस तरह का एक्सपेंडिचर है। और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए गए हैं तो सिर्फ बैलेंस शीट में आएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड इन द, क्लोजिंग स्टॉक को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस एंड बैलेंस शीट ओनली, नन ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक जो है ये आपको हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखता है ज्यादातर केसेस में, और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो इसकी दो जगह एडजस्टमेंट हम करते हैं। वो दो जगह कौन सी हैं? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है, कौन सी साइड ये भी याद रखो, अब कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस शीट में कहां आता है? एसेट्स के अंदर, और कौन से एसेट्स ये भी आपको याद रखना है, करंट एसेट, इसके ऊपर भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट में एसेट्स में अंडर द हेड करंट एसेट्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज 10,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 8,000, सेल्स आर 1,10,000 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 80,000। दोस्तों यहां पर तो आपको लगाना पड़ेगा एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? आपके सामने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दी है, इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, परचेज हमें निकालनी है, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है, लेकिन नहीं दिए तो मैं सिंपल क्लोजिंग स्टॉक ले लूंगा। अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके देख लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको क्वेश्चन में दे दी गई है कितनी? 80,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया गया है बुक में कितना? 10,000। आपको क्या निकालनी है? परचेजेस, पी में ऐसे रहने देता हूं, और साथ में माइनस करना आपको क्या? क्लोजिंग स्टॉक। तो जरा क्लोजिंग स्टॉक देख लें 8,000। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 10,000 में से 8,000 माइनस करो तो बचा कितना? 2,000। वो 2,000 इधर आएगा, 80,000 के इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपकी क्या निकल जाएगी? परचेज। देयरफॉर परचेज आपकी आ जाएगी 78,000। तो जस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लगा लो और वो आंसर निकाल लो, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
द एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वुड इंडिकेट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड बड़ी है तो वो क्या इंडिकेट करेगी दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको पता है नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में आपको पता है डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम्स। तो क्रेडिट साइड मतलब अगर इनकम वाली साइड ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू एक्सपेंस, तो क्या शो करेगा? वो शो करेगा प्रॉफिट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज in the absence of partnership deed, पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई या साइलेंट है तो पार्टनर्स को क्या नहीं मिलेगा? ऑप्शंस आर ए सैलरीज, बी कमीशन, सी इंटरेस्ट एंड कैपिटल, डी ऑल ऑफ द अबव। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड ओरल है, नहीं बनाई गई, उस केस में ना तो पार्टनर को सैलरी मिलती है, ना पार्टनर्स को कमीशन मिलती है, ना पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, कुछ नहीं मिलता, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए? डी यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश पेमेंट और रिकॉर्डेड ऑन डैश साइड ऑफ द कैश बुक। आपको याद होगा कैश बुक मैंने बताया था एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, जितनी रिसिप्ट्स हैं वो डेबिट साइड में और जितनी पेमेंट हैं वो क्रेडिट साइड में। तो कैश में जो पेमेंट हमने की वो कहां आएगी? क्रेडिट साइड में। सो आंसर इज बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट will be credited if business bought goods on credit from X। अगर बिजनेस ने X से गुड्स उधार पे खरीदी तो किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? यानी जनरल एंट्री जैसे होती है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनती है? परचेज अकाउंट टू क्रेडिट पे खरीदी तो जिससे खरीदी उसका अकाउंट, टू मिस्टर एक्स अकाउंट, टू एक्सिस अकाउंट। तो इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिट, किसको क्रेडिट करेंगे? अगर हमने गुड्स उधार में खरीदी तो हम एक्स को क्रेडिट कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि एक्स हमारे लिए एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, ये इसका लॉजिक जो है। तो आंसर क्या रहेगा? मिस्टर एक्सिस अकाउंट। नेक्स्ट इज द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इज ए वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप्ड एंड इंप्लीमेंटेड बाय। भाई ये अकाउंट्स का तो है नहीं, इसका मैं सीधा आपको सिर्फ आंसर ही बता पाऊंगा, सीजीए इसका आंसर है, तो ये आप खुद देख लो क्योंकि ये अकाउंटेंसी का पार्ट नहीं है, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ डेटर अकाउंट। अच्छा डेटर किसको कहते हैं? डेटर वो है जिसको हम उधार में गुड्स बेचते हैं। तो इनमें से कौन सी चीज है जो डेटर अकाउंट की डेबिट साइड में आएगी? डिस्काउंट रिसीव, रिटर्न इनवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, या क्रेडिट सेल। तो अभी मैंने कहा डेटर किसको कहते हैं? जिसको हम क्या बेचते हैं? उधार में गुड्स, जिसको हम उधार में गुड्स देते हैं वो हमारा डेटर है। तो इसमें से कौन सी चीज जो है डेटर अकाउंट की डेबिट साइड में आएगी? दैट इज क्रेडिट सेल, क्योंकि डेटर हमारा एसेट है और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट साइड में क्या आएगी? जब हम उसको क्रेडिट सेल करेंगे तो डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द डैश अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड ए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। कौन सा सिस्टम है जो हमारा ऐसा सिस्टम है जो हमें चेक और बैलेंस के बारे में बताता है? वो हमारा है डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन दो जगह पे रिकॉर्ड होती है। एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट, और दोनों एस्पेक्ट क्या होते हैं? हमेशा डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। इसलिए वो हमारे एक ऐसा सिस्टम है जो हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे? उसके बैलेंसेस से। सो डबल एंट्री सिस्टम हमारा जो है इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड कैपिटल इन ए बिजनेस कैन बी डिफाइंड एज। इंटरेस्ट एंड कैपिटल एक बिजनेस में जो कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी या एसेट। दोस्तों कैपिटल पे इंटरेस्ट पार्टनर, जैसे हमने पार्टनरशिप पढ़ा था, पार्टनर्स को कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हमें देखना होता है। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से वो एक एक्सपेंस है, पार्टनर्स के लिए इंडिविजुअल इनकम है, लेकिन हमें देखना किसके पर्सपेक्टिव से है? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से पार्टनर्स को दिया गया इंटरेस्ट एंड कैपिटल क्या है? वो एक एक्सपेंस है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट इज लास्ट इज क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉर्ड्स। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड है वो क्या रिकॉर्ड करती है? तो आपको पहले ही बताया मैंने कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या ट्रेडिंग अकाउंट है, डेबिट साइड में हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड कौन सी इनकम रिकॉर्ड करेगी?
इनडायरेक्ट इनकम, ऐसी इनकम जो आपका मेन बिजनेस या फिर कोर बिजनेस का हिस्सा नहीं है, उनको हम इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। वो सारी की सारी इनडायरेक्ट इनकम जैसे रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव या अदर इनकम किसी भी तरह की हैं, वो सारी की सारी आपकी प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आती हैं और उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। तो ये थे वो एमसीक्यूज जो लद्दाख में जो भी पंचायत अकाउंट का एग्जाम हुआ उसमें पूछे गए थे। डिफिकल्टी लेवल आपके सामने है, जरूरी नहीं है इतना, ये सिंपल टू मॉडरेट है, ये ज्यादा टफ नहीं था, सिंपल टू मॉडरेट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा ही लेवल आए, इससे ज्यादा भी आ सकता है। बट एक आइडिया आपको मैंने दे दिया कि किस तरह का वहां जो क्वेश्चंस थे एमसीक्यू से अकाउंटेंसी से रिलेटेड वो पूछे गए, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कैसा आगे आपका एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो यही था आज के लिए आज का लेक्चर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।